क्वेश्चन नंबर ट्रिग्नोमेट्री का 5th क्वेश्चन हो चुके थे। ये 6 वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लिखा है एक खंबा जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। एक खंबा है, खंबा लिखाओ या स्तंभ लिखाओ एक ही चीज होता है। एक खंबा है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है, ठीक है। आगे वो कह रहा है कि पर एक झंडा लगा हुआ है, इस पर एक झंडा लगा दिया, यहाँ से एक और झंडा लगा दिया यहाँ तक का। मान लीजिए यह एक झंडा लगा है, झंडे की ऊंचाई मान ले रहे हैं हम एच ऊंचाई का एक झंडा लगा दिया गया है। किस पर? खंबे पर। आगे वो कह रहा है कि जमीन पर स्थित किसी बिंदु से झंडे के पाद व शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री होते हैं। वो कह रहा है कि झंडे के पाद का मतलब होता है उसकी धरती वाला हिस्सा, जहां वो लगा है झंडे का नीचे वाला हिस्सा, ये है ना। तो ये जमीन बना दे रहे हैं हम, यहां से इसका 45 डिग्री का। जब कभी वो कह दे कि क्रमशः कोण, तो जो क्रम से वो पहले जिसकी बात करेगा वो वाला कोण, फिर जिसकी दूसरे की बात करेगा फिर वो दूसरा कोण। वो कह रहा है कि झंडे के पाद से 45 अंश का और झंडे के सिरे से 60 अंश का कोण बनाता है। झंडे का ये सिरा बना दिया और इसका ये पूरा कोण कितना बनाएगा? 60 डिग्री। ये 60 पूरा है और आधा कितना है? 45। नेम दे रहा है इसका ABCD। इसमें आपको लिखना है माना AB 20 सेंटीमीटर एक खंबा है जिसके ऊपर लगा हुआ BC एक H मीटर का झंडा है, ठीक है, तथा झंडे के पाद और सिरे से बने हुए कोण 45 तथा 60 डिग्री है। तब प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार का मतलब होता है जो प्रश्न कह रहा उसके अनुसार समझना। पूछ के आ रहा, वो कह रहा है कि झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसे H का मान निकालना है। ट्राइंगल अपने पास दो दिख रहे हैं, एक ट्राइंगल ये है और एक पूरा वाला ट्राइंगल। तो सबसे पहले तो अपन लोग एक छोटे से ट्राइंगल की वैल्यू लेंगे, इस वाले को सॉल्व करेंगे। इसकी दूरी हम मान ले रहे हैं x, ठीक है। तो अपने पास लंब है और आधार है। कौन सा त्रिभुज ले लेंगे? ADB त्रिभुज ADB ये वाला छोटा वाला त्रिभुज लिया जिसका कोण क्या है? 45। तो ये लंब है और ये आधार है। लाल बटे कक्का हमेशा लिखे रहने। लंब बटे का आधार, लंब बटे आधार का मतलब क्या है? 10। ये 10 की वैल्यू होती है, जिसे लंब बटे आधार कहा जाता है। अब ये त्रिभुज जौन सा त्रिभुज सॉल्व कर रहा है वो ले लिया करो। उस त्रिभुज में 10 45 लगाना, क्योंकि यहाँ 45 चल रहा है और लंब आधार की बात कर रहा, तो क्या चलेगा उसमें? 10 45। 10 45 इक्वल लंब, लंब क्या है? AB अपॉन आधार है AD। 10 45 की वैल्यू 1 होती है, इसका वैल्यू 20 है, इसका वैल्यू x है। x का गुणा कर दो तो x इक्वल हो गया 20। इसका वैल्यू आ गया आपको। अब आप पूरा ट्राइंगल ले सकते, पूरा बड़ा ट्राइंगल, पूरा वाला ट्राइंगल लेंगे तो ADC त्रिभुज ADC, इससे सॉल्व करेंगे इसे। ये सॉल्व कैसे होगा वो समझना आप। इसमें भी लंब है और आधार है, तो 10 लग जाएगा, लेकिन कौन सा 10? 60 वाला पूरा। तो 10 60 बराबर लंब क्या है इसमें? पूरा AC, क्योंकि बड़ा त्रिभुज है। आधार पूरा AD। 10 60 का वैल्यू रखेंगे अपन लोग। 10 60 का वैल्यू होता है √3। 10 60 का वैल्यू है √3 बराबर AC का वैल्यू कितना होगा? 20 प्लस H। 20 प्लस H अपॉन AD का वैल्यू, A से D का वैल्यू है 20, अभी निकाला था। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, देखो बिल्कुल सिंपल है। तो क्या होगा? 20 √3 बराबर क्या बचा? 20 प्लस H। 20 को इस तरफ ले आओ, 20 √3, ये 20 इस तरफ आएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ प्लस है, इस तरफ आएगा माइनस। 20 कॉमन कर लो, कॉमन मतलब बाहर निकाल दो, तो 20 बाहर हो गया, क्या बचेगा अंदर? √3 माइनस से 20 बाहर होगा तो क्या बचेगा? केवल 1। जब कुछ नहीं बचता है तो उसका 1 बचता है।
और यही वो पूछ रहा है, तो वो कहता है झंडे की ऊंचाई निकालिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 सुनना। वो कह रहा है एक अधूरी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके आधार से 40 मीटर दूरी पर स्थित है। एक अधूरी बनी हुई मीनार है, ये मीनार है, मीनार मतलब एक बिल्डिंग है, अधूरी बनी हुई है, इसकी 40 मीटर दूर, 40 मीटर दूर एक बिंदु है, वहां पर इस मीनार का कोण जो है वो 45 है। वो कह रहा है कि मीनार का, एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके आधार से 40 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर 45 अंश है। ध्यान रखना 45। इस मीनार को थोड़ा ऊंचा कर दे रहे, ये 45 डिग्री है। वो कह रहा मीनार है, मीनार से 40 मीटर दूर उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री बनता है। आगे वो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई बढ़ाने से उसी बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 हो जाता है। ऊंचाई बढ़ा दी जाती है, मान लीजिए ऊंचाई इतनी कर दी गई है, मीनार की ऊंचाई बढ़ा देने के बाद इसका जो उन्नयन कोण बनेगा वो बन जाएगा अब 60 डिग्री। ठीक है। आगे वो कह रहा है कि मीनार की बढ़ाई हुई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये बताना है कितना बढ़ गया। अभी अपने पास तो ये भी ऊंचाई नहीं है, तो अपन क्या कर रहे हैं, इसको H1 मान ले रहे हैं, इसको H2 मान ले रहे हैं, क्योंकि निकालनी तो अपन को दोनों पड़ेंगी, लेकिन आंसर केवल इसका पूछा जा रहा है। इनका नाम दे रहे हैं अपन लोग A, B, C और D। बाकायदा लैंग्वेज में लिखना है आपको कि माना AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई H1 तथा उसे जब बढ़ाया गया तो बढ़ा हुआ हिस्सा BC है जिसकी ऊंचाई H2 है, तथा मीनार से 40 मीटर दूरी पर बने हुए दो उन्नयन कोण क्रमशः 40 डिग्री तथा 60 डिग्री हैं। बाकायदा लैंग्वेज लिखना है आपको, फिर इसके बाद सॉल्यूशन करना है। सुनना आप, सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज लगाते हैं अपन, ये लंब है और ये आधार है, तो 10 लगा दे, लंब बटे आधार। अब छोटा वाला त्रिभुज लगाएंगे तो लिख देंगे ADB, त्रिभुज ADB से, तो इसमें ADB लगा रहे हैं अपन लोग, तो कोण कौन सा आएगा 45, तो tan 45 बराबर लंब, लंब क्या है AB बटे आधार AD, इसका वैल्यू 1 हो गया, इक्वल AD का वैल्यू है H1 और AB का वैल्यू हो गया H1, AD का वैल्यू है 40। इसका कैच गुणा करवा दो, सो हो गया। इतना मीटर में चल रहा है, 100 मीटर में आएंगे H1, इसकी वैल्यू आ गई अपने पास H1। हमें H2 की वैल्यू निकालनी है, तो पूरा फॉर्मूला लगाएंगे, पूरा त्रिभुज। पूरा त्रिभुज कौन सा लगेगा देख लो इधर, ADC, त्रिभुज ADC, इससे सॉल्व करेंगे ADC से। सुनना, इसमें कौन सा कोण लगेगा, पूरा 60, तो tan 60। हमेशा याद रखना आपको, इस चीज को देखना है, ये लंब दे रखा है और ये आधार है, तो लंब बटे आधार tan माना जाता है। अगर कर्ण देता तो आपको कर्ण के हिसाब से सॉल्व करना होता। ठीक है, तो tan 60 लंब क्या होगा इसका पूरा AC बटे आधार AD। बस यहां वैल्यू रख दो, tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल AC, A से C का वैल्यू क्या हो जाएगा H1 प्लस H2, H1 प्लस H2 अपॉन AD का वैल्यू कितना है 40। बस इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, सो हो जाएगा 40 √3 इक्वल H1 प्लस H2। अब देखो H1 का वैल्यू दे रखा था 40, तो यहाँ लिख देना चूंकि H1 बराबर 40 है, आपने निकाला था, तो इसमें वैल्यू पुटअप कर दे रहा है 40 √3 बराबर H1 का वैल्यू है 40 प्लस H2 का पता नहीं है। 40 को इस तरफ लेके आओ तो 40 √3 माइनस का 40 बराबर H2, 40 कॉमन कर दो
तो क्या बचेगा, √3 माइनस का 40 बाहर हो गया तो 1 इक्वल H2। इतना ही आप आंसर कर सकते हो। हमने आपको बताया था कि √3 का वैल्यू रखना हो तो रख सकते हो आप। √3 की वैल्यू होती है 1.732, ये याद करनी पड़ती है। आप चाहो तो इसका वैल्यू रख के कर सकते हैं। देखो हम बता भी दे रहे हैं इस वक्त क्वेश्चन को। 40 ब्रैकेट में √3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1, 40 इंटू 1 में से बन जाएगा 0.732 का 32, ये 1 से 1 कैंसिल, ध्यान देना 0 हो गया घटने पर, गुणा कर दो 0 का 0, 4 का गुणा कर दो 4 दूनी 8, 4 ती 12, 1 2 हासिल 1, 7 चौका 28 और 1 29, 3 अंक बाद दशमलव है, 3 अंक बाद दशमलव, इतने मीटर आंसर। इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 सुनना इसे। क्वेश्चन में लिखा है कि 500 मीटर की ऊंचाई पर एक नदी के ऊपर उड़ रहे एक हवाई जहाज से नदी के दोनों किनारों पर स्थित सम्मुख बिंदुओं के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 30 डिग्री बन रहा है। सुनिए, नदी के ऊपर एक जहाज उड़ रहा है। मान लीजिए नदी चौड़ी, इतनी चौड़ी नदी, नदी से लगभग 500 मीटर ऊंचा यहां पर जहाज उड़ रहा है। इसकी पूरी की ऊंचाई है 500 मीटर। इतनी ऊंचाई पर एक जहाज उड़ रहा है यहां पर, ठीक है। सुनना अब आप, वो कह रहा है कि नदी के किनारों तरफ वो देखता है जहाज से, तो जहाज से नदी के किनारों पर देखता है। एक किनारा ये है उसका और एक किनारा ये है, ठीक है। यहां से वो देखता है तो इसका अवनमन कोण बनते हैं दोनों तरफ के। वो कह रहा है एक अवनमन कोण 45 और दूसरा अवनमन कोण 30 बनता है। सुनना, एक अवनमन कोण, अच्छा उन्नयन कोण तो ऊपर से बनता है, उन्नयन कोण, अवनमन कोण यहाँ बनता है, उन्नयन कोण ऊपर बनता, मतलब उन्नयन कोण नीचे बनता है और अवनमन जो कोण होता है वो ऊपर बनता है। ध्यान देना, उन्नयन कोण की बात करें तो ऊपर से नीचे बनता है और अवनमन की बात करें वो जो है नीचे से ऊपर की ओर बनेगा। सुनना, वो कह रहा है कि 30 बन रहा है तो कितना बनेगा यहाँ पर, वो पहले 45 बन रहा है, फिर इसके बाद वो कह रहा है 30 बन रहा है। वो कह रहा है इस साइड देखता है तो इसका अवनमन कोण 45 डिग्री बनता है और इस साइड अगर वो देखता है इस किनारे को तो ये अवनमन कोण 30 बनता है। केवल एक कोण दिखाने के लिए बनाए जाते हैं, रियल में होते यहीं पर है 45, क्योंकि ये एकांतर कोण है इसलिए आपस में ये बराबर होते हैं। ये यहाँ हो जाता है और इसका यहाँ हो जाता है। अवनमन कोण की बात करें तो दिखाने के लिए बना दिया करो, बकाया सॉल्यूशन यहीं से होना है इसका। अब इसका नाम दे रहे हैं हम, देखो A B C और A है B, ठीक है। ध्यान रखना, आपको लिख देना है कि एक नदी जिनके किनारे A और C है तथा 500 मीटर ऊपर एक जहाज बिंदु D पर उड़ रहा है, जहां पर देखे गए दोनों किनारों पर नदी के दोनों किनारों का बना हुआ अवनमन कोण 45 तथा 30 डिग्री है। तब प्रश्नानुसार, अब वो आगे सुनना कह क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, वो कह रहा नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। समझना आप, यहाँ एक किनारा एक किनारे, तो बीच का जो पूरा होगा वो क्या होगा, नदी की चौड़ाई। ये x मान ले रहा है और ये y। पूरी नदी की चौड़ाई कैसे निकलेगी, x प्लस y से निकलेगी, क्योंकि नदी की चौड़ाई निकालनी है आपको, तो वो ऐसे निकलनी है। अब आपको ध्यान देना है x और y के मान निकालने हैं। सुनना कैसे, पहले एक एक त्रिभुज लेकर सॉल्व करेंगे ए बी डी। तो त्रिभुज ए बी डी से इसमें अपन लोग लगाएंगे 10, 45 लगेगा। 10 ही क्यों लगा रहे, क्योंकि लंब और आधार है आपके पास। लंब क्या है पूरा बी डी, आधार क्या है ए बी। 10 45 की वैल्यू 1 होगी। बी डी की वैल्यू, बी से डी की वैल्यू है 500, ए बी का वैल्यू है x, x बराबर आ गया है 500 मीटर। आ गया समझ में, यहाँ की दूरी आ गई है। अब हमें यहाँ की दूरी निकालनी है, तो ये वाला त्रिभुज लगाएंगे। एक कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, त्रिभुज बी सी डी।
BCD से। इसमें भी लंब और आधार है, ये लंब इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, लंब आधार। तो 10 30 लगाना पड़ेगा इसमें, 30 यहाँ 45 यहाँ 30, और बराबर लगा के लंब क्या है BD बटे आधार क्या है BC। ठीक है, 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, 1/√3 होता है 10 30 का मान, इक्वल BD, B से D की वैल्यू है 500, और फिर इसके बाद BC, B से C की वैल्यू है 22। ठीक है, हमें 22 का वैल्यू निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, 22 का 1 में होगा तो 22 आएगा, और √3 का होगा 500 में, तो 500 और √3। ऐसे आपको x और y का मान निकाल लेना है। हमें पूरी नदी की चौड़ाई लिख देना है, नदी की चौड़ाई AC, पूरी नदी की चौड़ाई क्या है AC निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा x प्लस y, x को जोड़ दो 500 प्लस y को जोड़ देंगे 500 बस वही पहले जैसा, 500 कॉमन कर लो तो यहाँ 1 बचेगा, प्लस का यहाँ क्या बचेगा √3 की वैल्यू हमने अभी बताई थी 1.732, रख दो यहाँ 500 ब्रैकेट में 1 प्लस का 1.732, बस इसे प्लस कर देंगे क्योंकि प्लस लगा है, बीच में गुणा होता है, 1 और 1 2.732। अब 5 का गुणा कर दो, जीरो से मत बोलना, 5 का गुणा करवाओ बस, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 या 15 और 1 16 हासिल 1, 7 पना 35 और 1 36 6 हासिल 3, 5 दूनी 10 3 13, और 2 0 ये चल रही हैं, बाद में लगा देना, 3 अंक बाद दशमलव है तो 3 अंक बाद दशमलव। टोटल चौड़ाई हो गई है 1366 मीटर, आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए इसी का, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो ऊर्ध्वाधर खंभों के बीच की दूरी 400 मीटर है। दो खंभे ऊर्ध्वाधर खंभे, उनके बीच की दूरी 400 मीटर है। एक खंभा यहाँ होगा, एक खंभा यहाँ होगा, देख ले रहा आगे। वो कह रहा है कि उनके पादों के मध्य बिंदुओं से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं, खंभों की ऊंचाइयां ज्ञात कीजिए। कोटि पूरक है कोण, अगर एक थीटा होगा तो दूसरा थीटा 90 से कम होगा, 90 माइनस थीटा पूरा कोण, एक थीटा तो एक 90 माइनस थीटा, ये होता है पूरा कोण। इसका मतलब है कोण अलग अलग बन रहा है, तो इसका मतलब है एक खंभा छोटा होगा और एक बड़ा होगा। इनके मध्य में, मध्य मतलब होता है इस लाइन के बीच में, इस लाइन के मध्य में इनके कोटि पूरक कोण बनते हैं। वो कह रहा है कोटि पूरक कोण बनते हैं, तो कोटि पूरक कोण मतलब इसका थीटा होगा तो इसका 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसका नाम दे दो ए बी और ये सी हो जाएगा। बी है 400 मीटर है पूरा, ये 200 बचा और ये 200, क्यों? क्योंकि टोटल 400, आधा ये हो गया और आधा ये हो गया। इसकी ऊंचाई h1 होती है, उसकी ऊंचाई h2 लो, ऐसा कुछ मान लिया हमने h1 h2 करके। ठीक है, सुनना आगे देख रहा है, पहले जो कुछ वो कह रहा उसे पढ़ ले रहा है, जैसा वो कह रहा वैसा अपन लोग मानेंगे इसे। एक बार फिर से सुनिए क्वेश्चन, दो ऊर्ध्वाधर खंभों के बीच की दूरी 400 मीटर है तथा एक की ऊंचाई दूसरे की 4 गुनी है। लो, एक की ऊंचाई h है तो दूसरे की कितनी है 4 गुनी, 4h, इसके अकॉर्डिंग कितनी गुनी है 4 गुनी। ए बी सी डी और ई, ऐसे आपको लिखने के बाद वो कह रहा है इनके मध्य बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे से कोटि पूरक हैं, खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोनों खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना है। देख लो, इस चैप्टर में इंपोर्टेंट है डायग्राम बनाना। जिसने चित्र बनाना सीख लिया उसे सॉल्यूशन आ जाएगा, जिनने चित्र नहीं सीख पाए उन्हें ये चैप्टर नहीं आएगा, ये पक्का मानिए। और इसे लाने के लिए कंप्लीटली आ जाए आपको, इसलिए 2-2 3-3 बार रिवीजन करना। सुनना अब आप,
इसमें थ्योरी लिखनी पड़ेगी। माना तो खंबे AD तथा CE है, एक खंबे की ऊंचाई H तथा दूसरे खंबे की ऊंचाई 4 गुनी 4H है तथा इन दोनों खंबे के बीच की दूरी 400 है, जिनके मध्य में बने हुए कोण क्रमशः थीटा तथा 90 माइनस थीटा है। इतना करने के बाद आपको सॉल्यूशन बताते हैं। देखो त्रिभुज बाई त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज ले रहा है, पहले त्रिभुज लेंगे अपन लोग ABD, त्रिभुज ABD से इससे सॉल्व करेंगे। ये लंब है और ये आधार है, ये कर्ण होता हमेशा। लंब आधार है, tan लगता है, tan थीटा बराबर लंब क्या है H, आधार है 200, लंब बटे आधार। ऐसा कुछ आपको लिख लेना। अच्छा ध्यान रखना, यहाँ पर इसे आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसे आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, बस यही लिख दो, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा इसमें त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज रहेगा CBE, इससे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें भी लंब है और आधार है, तो इसमें भी क्या लगेगा tan थीटा, थीटा का मतलब क्या है 90 माइनस इक्वल लंब क्या है इसमें 4H बटे आधार 200। सॉल्व हो सकता है, कर दो, 4 5 20 50 बचा। ये 90 tan में 90 माइनस थीटा क्या, 90 माइनस थीटा अगर हो तो tan क्या बनता है कॉट, ये बन गया कॉट थीटा इक्वल H/50। इसे दूसरा समीकरण दे देंगे। जैसे ये tan है ना पहला समीकरण, इसे भी आप tan में बदल दो, कॉट का उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा tan, तो इसे tan लिख दो, tan थीटा इसका उल्टा कर दो, 50 ऊपर और H नीचे। कॉट का उल्टा कर दिया, उल्टा मतलब 50 ऊपर और H नीचे, तो ये हो गया tan। इसे दे देना दूसरा समीकरण। ये tan थीटा, ये tan थीटा, दोनों बराबर हैं। देखो समीकरण नंबर 1 इक्वल समीकरण नंबर 2, दोनों समीकरण बराबर हैं, tan थीटा, तो ये दोनों भी क्या लिख सकते हैं बराबर में। कैसे, H/200 इक्वल 50 बटे H, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, इसमें H का गुणा हो जाएगा H², इसका इसमें गुणा करवा दो 200 इंटू 50, इनका गुणा कर दो, 5 दूनी 10, तो H² इक्वल 5 दूनी 10 और 2 1 3 3 0, स्क्वायर हटाओगे तो क्या हो जाएगा इस पर अंडर रूट 1 2 3 4। अब इतना ये ध्यान रखना, इसमें ये 2 0 का 1 0 और 2 0 का 1 0 और 1 का 1, ऐसे अंडर रूट हटता है। मतलब अगर देखा जाए तो 10,100 का वर्ग होता है, तो वर्ग कैसे बनाया जाता है, 2 0 का 1 0 बाहर कर दो, इस 2 का 1 0 बाहर, 1 का 1, मतलब H का मतलब हो गया 100 मीटर। इसकी वैल्यू आ गई है, एक खंबे की वैल्यू आ गई है, मतलब AD वाले खंबे की AD की वैल्यू आ गई है 100 मीटर। अब आपको पता है जो दूसरा खंबा है ना CE, यहां कर दे रहे, CE जो खंबा है, CE जो खंबा है वो कैसा है, 4 गुना 4H, 4 गुना 4 इंटू H का मान कितना आया 100, तो इसका कितना हो जाएगा 400 मीटर। ये हो गया 100 मीटर, दूसरा हो गया 400 मीटर, आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लो इसका, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। वो कह रहा है एक सीधी सड़क के किनारे खड़ी एक मीनार के किनारे स्थित 2 क्रमागत किलोमीटर के पत्थरों के अवनमन कोण अल्फा और बीटा है। रोड के किनारे एक मीनार खड़ी हुई है, मीनार से किलोमीटर, रोड पर जो किलोमीटर के खंबे लगे रहते हैं कि झांसी 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर, ये सब जो किलोमीटर के हैं वो 2 खंबे लगे हुए हैं, एक यहाँ लगा हुआ है और एक यहाँ लगा हुआ है। वो कह रहा है इस क्वेश्चन में कि किलोमीटर के पत्थर जो लगे हैं उन पत्थरों का अवनमन कोण एक अल्फा और एक बीटा बनता है। पहले क्रमशः अल्फा बनता है,
फिर बीटा बनता है मीनार के शिखर से। तो माना ए भी एक मीनार है जिसमें सी और डी दे देना, जिसमें कुछ दूरी पर या किलोमीटर के पत्थर लगे हुए हैं सी और डी, जहां पर बनने वाले कोण क्रमशः अल्फा और बीटा है। आगे वो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, एच ज्ञात करना है। समझिए, आप कुछ भी पूछा जा सकता है कभी भी। बताइए, रोड के पास में मीनार खड़ी है, खंबे का जो किलोमीटर वाले खंबे उनके एंगल दे रखे हैं, ऊंचाई पूछ रहा है, तो बड़ा बेसिक चीजें हैं, इन्हें आप अगर सीखते हो तो आप फिजिकली चीजें जो है बहुत अच्छी कर लोगे। सुनना अब आप, इनकी दूरियां नहीं पता अपन को किलोमीटर की। अच्छा, इतना तो अपन को पता है कि किलोमीटर का खंबा लगा हुआ, पत्थर लगा, किलोमीटर का लगता है 1 किलोमीटर। इनके बीच की दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर, क्योंकि एक यहाँ है तो दूसरा कितने दूर लगा होगा? 1 किलोमीटर। वो खुद कह रहा है कि किलोमीटर वाले पत्थर तो 1 किलोमीटर, लेकिन मीनार से कितने दूर है वो नहीं पता। ऐसा नहीं है कि ये भी 1 किलोमीटर, मीनार से पता नहीं कितने मीटर दूर हो या पास हो, लेकिन हाँ, दोनों पत्थरों के बीच में 1 किलोमीटर होगी, ये कंफर्म होता है। किसी के घर से थोड़ा सी ना आपके पत्थर गाड़े जाते हैं कि इनका घर 1 किलोमीटर हो गया, आप गाड़ दो, ये नहीं किया जाता। पत्थर पत्थर को नापा जाता है कि 1 किलोमीटर हो गया, आप रख दीजिए, तो इसका 1 किलोमीटर, इसका x। समझना अब आप, इसमें सॉल्यूशन बिल्कुल इजी है, इसे आप एक बार समझ लेना कैसे क्या करना है। त्रिभुज ले लेना, एक त्रिभुज ले ले रहे हैं हम पहले, ए सी बी, त्रिभुज ए सी बी, इसमें लंब है और आधार है, तो tan बीटा ले लेंगे ना इसमें, तो tan बीटा इक्वल, ठीक है, tan बीटा पहले ये ले रहे, फिर पूरा। आप कभी भी पूरा भी ले सकते, कंफ्यूज नहीं होना, नहीं पूरा ले लो, आप क्या करें, कोई टेंशन नहीं लेना, कोई भी ले लो। तो इसका लंब बटे आधार, लंब क्या है? h, आधार का मतलब है x, इतना लिखना है आपको। अब इससे किसी एक की वैल्यू निकाल लो, हम निकाल ले रहे हैं h की वैल्यू, तो h इक्वल क्या हो गया? x इंटू tan बीटा, ठीक है। अब इसके बाद आपको इसकी वैल्यू निकालनी है पूरे बड़े त्रिभुज की, ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी, ध्यान देना, इससे सॉल्व करना है आपको। तो इससे सॉल्व कैसे होगा? इसमें भी tan अल्फा लगेगा, लंब बटे आधार, आधार पूरा माना जाएगा इसका, लंब कितना है? h बटे आधार है 1 प्लस x, लंब बटे आधार। यहां से भी h का वैल्यू निकाल ले रहे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दे रहे, सो हो जाएगा tan अल्फा और हो जाएगा 1 प्लस x इक्वल h, ठीक है। हमें h की वैल्यू निकालनी है, तो h को खत्म नहीं करना, h को खत्म कर दोगे तो फिर आप h की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि इसमें वो फाइंड करना है h का वैल्यू। तो सुनना, इससे आप x का वैल्यू निकाल लो, इससे भी किसका मान निकाल ले रहा अपन? x का। अब x का नहीं निकालना तो निकला रहने दो, इससे हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो सुनना, कैसे निकलेगा x का वैल्यू? इस tan को क्रॉस अपॉन में कर दे रहे, 1 प्लस x इक्वल h अपॉन, ये गुणा में तो कहाँ जाएगा? भाग में, tan अल्फा। सुनना अब आप, यहाँ पर h की वैल्यू पुटअप कर देंगे। अब h की वैल्यू पुटअप करेंगे तो h खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसलिए हम कह रहे हैं x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो, इसी में थोड़ा सॉल्यूशन कर दे रहा है, x का मान निकालना है आपको, तो ये कहाँ जाएगा? h के नीचे, tan बीटा, ये tan बीटा जाएगा इस h के नीचे, आ गया x का मान। x का मान यहाँ पुटअप कर देंगे, देखो कैसे, 1 प्लस x का मान है h अपॉन tan बीटा बराबर h अपॉन tan अल्फा, ये tan अल्फा चल रहा बराबर में। अब tan का उल्टा कर देंगे तो कॉट में बदल जाएगा, 1 प्लस h कॉट बीटा, ये tan का उल्टा कर दिए, किस में हो गया? कॉट में, बराबर h, इसका भी उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? कॉट अल्फा, ठीक है।
अब इसके बाद आप क्या करो, इसे इस साइड लेके आओ या इसे उस साइड कर दो। तो 1 इक्वल एच कॉट अल्फा, ये वाला, ये उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का एच कॉट बीटा, एच कॉमन है बाहर ले लो, 1 इक्वल एच बाहर ले लेंगे तो कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, एच की वैल्यू निकाली तो ये सब कहाँ जाएगा, इस साइड बटे में। देखो यहाँ करके बता दे रहे हम, 1 अपॉन ये सब गुणा में तो इस साइड आएंगे तो भाग में, तो 1 अपॉन कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा इक्वल क्या बचा, एच। देखो ये सब इसके नीचे आ गया बराबर में एच, और यही पूछ रहा था, इसका यही आंसर।